नाज़रीन प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार टाइम लाइन प्रोग्राम आहे ऐं आसद मुमताज़ रिड। नाज़रीन अॼु वज़ीर आज़म जी मियाँ शहबाज शरीफ़ जी आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात थी आहे ऐं इन केस अगरि असेंबली तहलील थियनि थियूं पियूं त उन हवाले सां मुशावरत कई वई आहे त हुकुमरान धुर वटि हाणे ऑप्शन्स कहिड़ा बचंदा जेकॾहिं PTI ऐं उन जा इतिहादी असेंबलियूं टोड़ण में कामयाबु वञनि था पिया। त अॼु प्रोग्राम में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं, गुरु ॻाल्हाईंदासीं त हीअ को मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम रहे थो पियो, गुज़िरियल 6 महीननि खां मुसलसल असांखे नज़र थो अचे त इन जो फ़ाइदो कंहिंखे थो थिए। ऐं अगरि इमरान ख़ान असेंबली टोड़े थो वञे ऐं उन खां बावजूद बि हुकूमत वफ़ाक़ी हुकूमत नथी वञे त पोइ इमरान ख़ान जी सियासत ते उन जा कहिड़ा असर पवंदा। अॼु प्रोग्राम में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन सां प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे उज़मा रियाज़ जदून साहिबा, पाण तहरीक इंसाफ़ जी मरकज़ी अॻवान आहिनि, क़ौमी असेंबली जी मेंबर आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, पाण पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, मुआशी माहिर आहिनि, सरमाएदार आहिनि। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, ये जो सबसे पहले तो ये जो गुज़िश्ता 6 माह से मुसलसल हमें नज़र आ रहा है कि मुल्क सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम में है, इसका सियासी अदम इस्तेकाम का मुआशी अदम इस्तेकाम पे क्या असर पड़ रहा है? क्या वाकई ये जो मुआशी तौर पर अदम इस्तेकाम है वो सियासी अदम इस्तेकाम से जुड़ी हुई है? जी मिर्ज़ा साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? सर जी मिर्ज़ा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? ठीक आवाज़ आ रही है। मिर्ज़ा साहब, मेरा सवाल ये था कि ये जो 6 माह से मुसलसल सियासी अदम इस्तेकाम है मुल्क में, उसका मईशत पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, इस वक्त जो मुल्क में सबसे खतरनाक बात है वो सियासी अदम इस्तेकाम है। IMF ने अपनी नेगोशिएशन सस्पेंड कर दी। वो कहता है किस हुकूमत से मैं बात करूं, टूटने वाली से, तोड़ने वाली के, जाने वाली से, आने वाली से, ये सब बातें मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ लेके जा रही हैं। और सियासी अदम इस्तेकाम माशी अदम इस्तेकाम की सबसे जहरीली वजह है। आपने इस चीज में नोट करा होगा, सरमायाकारी रुक जाती है, स्टॉक एक्सचेंज 800 पॉइंट क्रैश हुआ है, 800 पॉइंट बिलियंस ऑफ रुपीज धुल गए। तो ये बातें वैसे तो कही जा सकती हैं जज्बाती होके, असम्बलियां तोड़ देंगे, 27 घंटे में हुकूमत चली जाएगी, लेकिन इससे मुतालिक जो लोग होते हैं, जो सरमायाकार होते हैं, जो बिजनेसमैन आने वाले हो रहे होते हैं, जो ऑर्डर देने वाले हो रहे होते हैं, वो तमाम हाथ रोक लेते हैं, वेट एंड सी में चले जाते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ डॉलर आने बंद हो गए, डॉलर आने कम हो गए, रेमिटेंसेस भी कम हुई हैं, एक्सपोर्ट्स भी ग्लोबल रिसेशन की वजह से कम हुई है। और आपको एक चीज मैं बतलाऊं, एक चीज होती है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, यानी डिफॉल्ट या दिवालिया होने का रिस्क जी। ये रिस्क आम तौर पे 5% 4% होता है गवर्नमेंट के सॉवरेन बॉन्ड के ऊपर जी। ये हमारा 4-5% से बढ़ के 30% हुआ। फिर IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा था तो 52% हो गया। और अब ये तमाम सूरत हाल, असेंबली टूटने की बातें जब से हो रही हैं, ये 92% हो गया आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यानी आपके डिफॉल्ट होने का रिस्क जो इंटरनेशनल मार्केट में लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो मिर्जा साहब, इसका फायदा किसको हो रहा है? मुल्क को तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है ना? फायदा किसी को भी नहीं है। इसका फायदा से बजाय नुकसान आप पूछें कि सबसे बड़ा नुकसान है गरीब आदमी को हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है और खुदा ना खास्ता अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है जी तो 300 रुपए का डॉलर हो जाएगा। आपकी पेट्रोल की कीमतें डबल हो जाएंगी। आपकी पेट्रोल एंड डेवलपमेंट लीवे IMF कह रही है उसको अभी से बढ़ाओ। IMF कह रही है आपके रेवेन्यू के टारगेट नहीं हुए हैं, इजाफी टैक्स लगाओ। ये हुकूमत इसलिए नहीं लगा रही है कि इलेक्शन अगर होने पड़ते हैं तो इनको वोट नहीं मिलेंगे, इनको लोग नहीं वोट देंगे, लिहाजा ये इतना तल्ख और इतना तकलीफ दे फैसला नहीं करना चाह रहे। तो इस वक्त मुल्क बहुत गंभीर सूरत हाल से गुजर रहा है। सियासी जमातों को चाहिए खुदारा बैठ के बातचीत करें और बातचीत से जो है वो मामला कर नहीं सकते। एक पार्टी ने पार्लियामेंट से जिसका मैंडेट दिया था लोगों ने उनको, वो रिजाइन करके सड़कों पे आ गए। और अब वो मुज़ाकरात की बात करें, भाई मुज़ाकरात का तो फोरम पार्लियामेंट होता है। और अभी भी तुम बाहर बैठ के कहते हो हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे, बस आप डेट दे दो। उस डेट के लिए भी तो बैठ के आप बात करेंगे ना, कुछ दो कुछ लो करके। तो ये जिद्दी रिजिड एटीट्यूड मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। डॉलर
कि एलसीआं पड़ी हुई है, स्टेट बैंक खोल ले रहा है। मुर्गी का दाना एक चीज होती है जो खिलाते हैं तो फिर वो अंडे देती है, ठीक है, ब्रायलर की मुर्गी, वो भी पड़ा हुआ पोर्ट पे क्लियर करने की उसकी इजाजत नहीं है, तो वो मुर्गियों के अब लाने पड़ गए। ओके मिर्जा साहब, मैं कतई कलामी माफ में दोबारा आपके पास आऊँगा। उस्मा रियाज साहिबा हैं। उस्मा रियाज साहब आपने बड़ा तफसीली तौर पे मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब का जो माशी साइड पे उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, वो आपने सुना कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसलिए माशी तौर पे हम अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, और ये अगर यूं ही चलता रहेगा तो फिर और ज़्यादा ख़तरात होंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या वाकई तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अब सूबाई असम्बलियाँ भी तहलीली होंगी और कोई ऑप्शन नहीं है? जी मैडम, आपकी माइक जो है वो म्यूट है, उसको ज़रा अनम्यूट कीजिएगा प्लीज़। जी प्लीज़। जी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है प्लीज़। असद मुमताज़ साहब, दरअसल बात ये है कि जिस वक्त ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उस टाइम पे तमाम पीडीएम ने पीटीआई के ऊपर बहुत से ये इल्ज़ामात लगाए कि जी आपके दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है जी। और उस वक्त की अगर आप देखें तो पेट्रोल हम 120 पे ले रहे थे और 140-45 पे हम बेच रहे थे, और उसके ऊपर भी हम पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुआ। आटे की कीमतों पे ऑब्जेक्शन हुआ, बिजली गैस पानी के बिलों पे ऑब्जेक्शन हुआ, चीनी पे ऑब्जेक्शन हुआ, और कहा गया कि हमने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी। उसके बाद जो सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ जो मुल्क की आवाम को जो शौक हुआ वो इस बात पे हुआ कि आपने तो खान साहब को इसलिए हटाया कि उनके पास सियासी बसीरत नहीं है और माशी आपके पास इतने वो कहते हैं ना कि आपकी टीम ऐसी नहीं है कि आपने माशियात को इतना बेहतर तौर पे नहीं संभाला। तो मैं ये समझती हूँ कि इन तमाम इल्जामात लगाने के बाद जब अवाम ने ये देखा कि आज रजीम चेंज के चक्रों में हमारे ऊपर इंतहाई करप्ट टोला लाके बिठा दिया गया, उस शख्स को हमारा वजीर आजम बनाया गया जो जिसके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस हैं, और वो जिस दिन इसने ओथ लिया उस दिन इसकी कोर्ट में हाजिरी थी और शायद इसको उस दिन सजा भी सुनाई दे दी जाती, लेकिन उसको आपने हमारा पीएम बना के बिठा दिया। अच्छा, फिर वो पीएम बन गया। उसके बाद आप ये देख लीजिए खान साहब ने तो अपोजिशन का काम भी नहीं किया और वो सभी से बाहर निकल कर आ गए। इन लोगों ने 30 साल, कहते हैं ना कि 70 साल तक इन लोगों के हाथ में था ना, ठीक है जी, 70 साल ना सही 40 साल तक इन्होंने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की। हुकूमत करने के साथ साथ इनके पास इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इनके पास एक्सपर्ट मौजूद थे, इनके पास फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स मौजूद थे, सब कुछ था। उसके बावजूद जबकि इनकी अपोजिशन भी किसी ने नहीं की, इन्होंने क्या किया अवाम के लिए? कौन से ऐसे लेकर आए मंसूबे जिससे अवाम को रिलीफ मिलता या कीमतें कम की जाती? पेट्रोल आप देखें 240 से अबव चला गया, आटे की आप देख लें कि कीमत कहां से कहां पे पहुंच गई, चीनी की कीमत देख लीजिए, दुनिया की हर वो चीज महंगी हुई जो एक आम शख्स इस्तेमाल करता है या एक लोअर मिडिल क्लास के बंदे के लिए इस वक्त जो उसकी सेविंग थी वो भी तमाम सेविंग बिजली और गैस के बिलों के अंदर जा रही है, और इस वक्त लोग भूखे मर रहे हैं। अब खान साहब की सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड थी, जब उन्होंने इन 3 महीनों के अंदर पाकिस्तान की ये हालात देखे कि इकोनॉमी हमारी घिर गई, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, तो खान साहब ने एक डिमांड की और खान साहब ने कहा हमें जल्द से जल्द इंतखाबात, साफ शफाफ इंतखाबात चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग इसी तरह से हुकूमत में बैठे रहे तो इन्होंने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देना है। और जिस चीज की हम बातें सुनते हुए आ रहे हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट करके और हमारे एटमी असासों को भी गैर महफूज कर दिया जाएगा, ये तमाम चीजें, ये तमाम चीजें खान साहब को जल्द से जुलूसों के ऊपर लेकर आई। और आज देखें असद मुमताज साहब, मेरी बात कंप्लीट होने दें प्लीज। जी प्लीज उस्मा साहब प्लीज। हेलो, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वजह से खान ने जल्द से जुलूस किए और कहा
کہ بھئی اگر ہم نے اچھا سب سے بڑی بات یہ کہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہمیں بین کر دیا گیا. خان صاحب کے لیے سب سے بہترین موقع اور سب سے اچھا پلیٹ فارم یہی تھا کہ وہ جلسوں جلوسوں کے تھرو اپنی عوام کے ساتھ رابطہ قائم رکھ سکے اور اپنی اسٹریٹجی انہیں بتا سکے, اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکے. اب جب ہم نے جلسے جلوس شروع کیے, ہم نے تو کوئی اس قسم کا کام نہیں کیا کہ جس سے جو یہ اتنی ٹیلنٹڈ پی ڈی ایم کی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے, جس کے اندر سارے ایکسپرٹ لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی اور پی ایم ایل این کے بھی اور باقی تمام جماعتوں کے بھی, اس کے باوجود یہ لوگ اکانومی نہ سنبھال سکے. پاکستان کا امپریشن انہوں نے لوز کیا اور اکانومی کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں پہ لے کر آ گئے. ڈالر کی آپ قیمت دیکھ لیں, پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور پھر جس طرح کی جو ٹارگٹ کیا جانے لگا اعظم سواتھی کو, شہزاد گل صاحب کو, اسی طرح سے ارشد شریف کو آپ دیکھ لیجئے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, اس میں سے خان کو مجبور کیا گیا کہ خان نے یہ ڈیسیجن لیا کہ اگر یہ لوگ انتخابات کی طرف نہیں جاتے تو ٹھیک ہے, جن صوبوں کے اندر ہماری حکومت ہے ہم ان اسمبلی کو ڈیزالو کر لیتے ہیں. اور اسی پہ خان صاحب نے یہ بات کہی کہ جی میرا ارادہ ان اسمبلیوں کو چھوڑنا ہے اور اس کا حتمی فیصلہ میں اپنے تمام وزیر اعلیٰ کے ساتھ اپنے تمام اپنی کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے کہ جی آیا ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اچھا مرزا اشتاق بیگ صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میری آواز آپ کے ساتھ ہوں, لیکن اس کے بعد مجھے جانا ہے. جی مرزا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جیسے آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے معاشی طور پہ ملک کو جو ہے بہت اچھے اقدام لیں گے اور اس کا اثر بھی پڑے گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر اسد عمر سے بات چلی نہیں, پھر دوسرا وزیر آیا, پھر تیسرا وزیر آیا, پھر چوتھا وزیر آیا. اس طرح سے اب جو ہے ڈار صاحب بھی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈالر کو 200 سے نیچے لانا ہے, لیکن وہ لے نہیں پا رہے. کیا وجہ ہے کہ آخر ڈالر جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہا؟ پہلی چیز وجہ یہ ہے کہ ڈالر کا انفلو نہیں ہے, ریمیٹنسز بھی کم ہوئی ہیں, ایکسپورٹس بھی کم ہو رہی ہیں, ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری زیرو ہو گئی ہے, ہماری امپورٹ زیادہ ہے, ایکسپورٹ کم ہے, تو وہ تجارتی خسارہ ہمیں مار رہا ہے, جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہو جاتا ہے. لہذا تمام ایل سیز پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں بینکوں نے, بہت مشکل سے ریسٹرکٹڈ ایل سیز کھولی جاتی ہیں کیونکہ ہمیں دینے کے ڈالر نہیں. ہمارے پاس صرف ریزرو رہ گئے 7.5 بلین ڈالر کے, جو 20 بلین ہوتے تھے, اور 7.5 بلین ڈالر میں 1.5 مہینے سے زیادہ امپورٹ بل یہ کور نہیں کر سکتا. اور اس 7.5 بلین میں بھی سعودی عرب وغیرہ کے اور یو ای کے, چائنا کے رول اوور ڈپازٹس ہیں جو ہمیں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے, صرف اپنے ریزروز میں ان کو بلڈ کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ, جو ملک میں عدم استحکام ہے, جو ملک میں انتشار ہے, جو ملک میں افراتفری ہے, جس کی وجہ سے باہر ایک بہت منفی میسج جا رہا ہے. آئی ایم ایف نے بھی اپنی نئی کیس جو نئے ریویو کی ہے 1.1 بلین ڈالر کی, وہ روک دی ہے انہوں نے. وہ کہتی ہے کہ جی آپ نے ٹیکس کا ٹارگٹ پورا نہیں کیا ہے, لہذا آپ ٹیکس مزید لگائیں, ٹارگٹ پورا کریں. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیور کو بڑھانے کو انہوں نے کہا ہے, اسی طرح سبسڈیز کو ختم, اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جن کو کہتے ہیں اردو میں اب ترقیاتی منصوبے, ان کو انہوں نے کہا آدھا کریں. یعنی اگر 800 ارب کا بجٹ تھا تو 400 ارب میں ترقیاتی منصوبے ملک کے کریں, 400 ارب خسارہ کو پورا کرنے کے لیے دیں. تو یہ عدم اعتماد ہے ایک دوسرے کے اوپر, جس کی وجہ سے ہمارا آئی ایم ایف کی جو نئی قسط ہے وہ ہوئی ہے, اور پاکستان کا ڈیفالٹ کا رسک جو ہے باہر وہ بڑھتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ملک میں ڈیفالٹ ہو سکتا ہے, پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے. اچھا مرزا صاحب گزشتہ ہفتے جو ہے وہ شوکت ترین صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی یہاں کراچی پریس کلب میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جیسے ملک جو ہیں وہ کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں ہوتے, کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے ان کو سہارا دینے, لیکن اس سہارے کی قیمت ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی اس طرح سے ہونے والا ہے, کوئی آنے والا, کوئی آئے گا؟ اور پھر پہلی چیز تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں,
अगर कोई डिफॉल्ट से हमें बेल आउट कराता है ठीक। और वो कोई ऐसी शराइत रखता है जिससे हमारी न्यूक्लियर सॉवरेंटी जो है इफेक्ट होती है, तो आप नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। ना आवाम आपको इजाजत देंगी, ना ये मुल्क इजाजत देता है। ठीक है। तो एक न्यूक्लियर स्टेट का डिफॉल्ट होना और श्रीलंका के डिफॉल्ट होने में बहुत फर्क है, बिल्कुल सही जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही लिहाजा हमें हमारी वैसे ही इसराइल और दूसरे ममालिक पाकिस्तान और दी ओनली मुस्लिम उम्मा को न्यूक्लियर स्टेट उनके आंखों में खटक रहा है। वो तो चाहते हैं कि जी हमें, वो कहेंगे जी जितने ड्यूज है हम आपके देते हैं, ठीक, आप अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो है वो उससे विड्रॉ हो जाएं। लेकिन क्या ये पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है ये। लिहाजा हमें ये चाहिए कि आपस की ये इंतशार, ये लड़ाई, ये अदम इस्तेकाम खत्म करें, टेबल पे बैठ के बात करें। अगर इंतखाब जल्दी कराना है तो आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास नवंबर तक का वक्त है। कानूनी तौर पे वो कहते हैं नहीं लाते तो अदम इस्तेकाम ले आए। अदम इस्तेकाम नहीं ला सकते तो बर्दाश्त करें नवंबर तक। और अगर कम चाहते हो जल्दी क्यों इलेक्शन, तो टेबल पे बैठो, कुछ ले दे के करते हैं। तो इनमें बैठना पड़ेगा, लेकिन खान साहब बैठने को तैयार नहीं है। खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमें एक डेट दे दो। वो भाई डेट के लिए भी तो मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, बैठ के बात करनी पड़ेगी। एक दूसरे की शराइत कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे गिव एंड टेक पे करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, मैं एक जगह मसरूफ हूं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा उस्मा रियाज साहबा, ये जो मिर्जा अख्तियार बेग साहब ने भी बात की कि बातचीत से मसले हल होते हैं और खान साहब बातचीत नहीं कर रहे, आप भी समझती कि अगर बातचीत से मसले हल हो सकते हैं तो फिर बातचीत करनी चाहिए? देखिए जी, इसमें से तो खान साहब ने पहले भी ये बात की और फवाद चौधरी ने भी ये बात की कि अगर हमें इलेक्शन की डेट दे देते हैं और हमें बता देते हैं कि जी इस दिन या इतने महीनों के बाद हमने इलेक्शन कराने हैं, तो बिल्कुल हम असेंबलीज में वापस भी आ सकते हैं। इस पे सोचा जा सकता है और उसके ऊपर बैठ के बात भी हो सकती है। लेकिन ये इस तरह से अगर गवर्नमेंट भी एक रिएक्शन दे कि नहीं जी हम इलेक्शन की आप बात ही ना करें, हम आपसे इलेक्शन के मामले में कोई बात नहीं करना चाहते, तो फिर जाहिर है रिएक्शन तो आएगा। और जिस तरह से हम हालात देख लें, इकोनॉमी की जो हालात जा रहे हैं, मुल्क के जो हालात जा रहे हैं, तो जाहिर है तो ये थोड़ा सी हुकूमत को भी लचक दिखानी चाहिए और खान साहब के साथ बातचीत करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि जी बिल्कुल हमने इलेक्शन कराने हैं। और इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन ही ना हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, उसके नतीजे के अंदर जो भी हुकूमत आती है, हम नहीं कहते कि जी पीटीआई आएगी। अगर उन इलेक्शंस के नतीजे में, साफ शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मौलाना फजल रहमान का ग्रुप आए, कोई भी अगर आता है तो हम उस चीज को कबूल करेंगे और हम उसके साथ बिल्कुल, अगर हमें गवर्नमेंट मिली तो हम गवर्नमेंट में बैठेंगे, अगर अपोजिशन मिली तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ जल्द से जल्द शफाफ इंतखाबात की तारीख पे है। अच्छा उस्मा रियाज साहब, अगर आप असेंबली तहलील भी कर देती हैं, उसके बावजूद भी अगर वफाकी हुकूमत अपनी अड़े रहती है और वो मुकर्रर वक्त के पहले इलेक्शन नहीं कराती, तो फिर आपकी सियासत के पास क्या बचता है? आपके पास तो वाहिद और आखिरी ऑप्शन अब यही बचा है ना कि आप असेंबली तहलील करें। देखिए जी, बात ही इस बात पे ज्यादा खराब होती है कि ये हुकूमत जो बात करती है उस बात पे कायम नहीं रहती और ये वादों से मुकरने वाली हुकूमत और बात को हमेशा ट्विस्ट दे के खराब करने वाली है, जिसकी वजह से खान को इनके ऊपर एतबार नहीं है और वो इनकी बात को फिर वो सीरियसली लेते भी नहीं है। शायद आपको याद हो कि राना सनाउल्लाह साहब का ये पैगाम आया था कि अगर खान साहब अपनी केपी की हुकूमत डिसॉल्व कर देते हैं और पंजाब की हुकूमत डिसॉल्व कर देते हैं तो हम फेडरल की हुकूमत को डिसॉल्व करके नए इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जिस वक्त खान ने अभी सिर्फ ये बात ही की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम दोबारा से ठीक है हम इलेक्शन कराते, बल्कि उन्होंने कहा कि जी हम ज़िमनी इलेक्शंस करा के उन सीटों के ऊपर दोबारा इंतखाबात करा के तो लोगों को ले आएंगे। बात यह है कि इन लोगों की भी जिद और अना इस कदर है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमारे पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और आज आप उनकी इंटरनेशनल टूर्स देख लीजिए, उनकी ये तमाम चीजें आप देख लीजिए तो बंदा हैरान होता है
کہ صرف ملک اور قوم کو انہوں نے ڈیفالٹ پہ لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے لیکن اپنی ہٹ دھرمی پہ اور اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹنا، جبکہ ان کے حکومت میں رہنے کی وجہ سے جی پاکستان اور پاکستان کی عوام کا خسارہ ہو رہا ہے، انہیں فائدہ کچھ نہیں ہو رہا۔ تو ظاہر ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جلد فوری صاف شفاف انتخابات کی ڈیٹ دے دی جائے تو خان ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزوں سے بیک آف بھی ہوں یا سٹیپ ڈاؤن کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی ان کی کس بات کے اوپر بندہ یقین کرے کہ ٹھیک، جو بات کہتے ہیں اس بات سے پھر مکرتے بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ عظما ریاض صاحبہ، مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ دونوں موضوع شخصیت کا بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جی پنجاب جی قیادت جو اجلاس تھو ہے ॿिन्ही इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ थिया आहिनि त हर सूरत में पंजाब जी असेंबली जेका आहे उहा बचाए वेंदी। जेकॾहिं पंजाब ऐं KPK जूं असेंबलियूं टोड़ियूं थियूं वञनि त पोइ इलेक्शन कमीशन छा एॾे वॾे पैमाने ते चूंडूं कराए सघंदी, ऐं जेकॾहिं कराए सघंदी त पोइ उनजो ड्यूरेशन केतिरो हूंदो। प्रोग्राम जे हिसे में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त ड्यूरिंग असेंबली जे सेशन दौरान छा हाउस ऑफ लीडर यानी वॾे वज़ीर जे ख़िलाफ़ अदम एतमाद जी तहरीक पेश करे सघिजे थी। इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो ऐं हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे कंवर दिलशाद साहब, पाण अॻूणा सेक्रेटरी आहिनि इलेक्शन कमीशन जा। कंवर साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। बहुत बेहतर। जी कंवर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए सर कि इन केस अगर PTI की क़यादत और काफली की क़यादत मुत्तफ़िक हो जाते हैं और असेंबली पंजाब और KPK की दोनों सूबाई असेंबलियाँ तोड़ दी जाती हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? क्या इन दोनों असेंबलीज़ के लिए दोबारा इलेक्शन होंगे या मुश्किल है इन असेंबलीज़ के लिए इलेक्शन कराना? दरअसल इमरान खान साहब ने और चौधरी परवेज लाई साहब और इसी तरह सूबा खैर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं महमूद खान, इन्होंने हकूमी हालात को मद्देनजर नहीं रखा। इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई माशी लिहाज से एक इंतहाई गिरदार में है, डिफॉल्ट होने के बहुत नजदीक पहुंच चुका है, और इस मौके पर कोई 25-30 अरब रुपया खर्च करना अपनी सियासी मफाद के लिए, तो ये मुल्की मफादात के तहत तो नहीं हो रहा है, ये ज़ाती मफादात के तहत हो रहा है। हमारा आइन बहुत खामोश है, आइन में बड़ा अबहाम है, आइन जो है हमारे मसाइल का हल नहीं रहा। इस लिहाज से कि अब ये गवर्नर तो ठीक है कि वो तो एक वफाक की तरफ से आए हुए हैं, और इसी तरह वज़ीर आला जो है वो अगर अपने असम्बली की तहलील के लिए एडवाइस भेजता है जी सर, तो वहाँ गवर्नर साहब को बड़ा महदूद इख्तियार दिए गए हैं, इसी तरह प्रेसिडेंट को भी महदूद इख्तियार हैं। तो जो है उसमें ये लिखा है कि जो ही वो एडवाइस आ जाती है वज़ीर आला की तरफ से जी सर, तो वो असम्बली को तहलील करने का मिजाज है, 48 घंटे के अंदर फैसला करना होता है। 48 घंटे अगर गुजर जाए तो ऑटोमेटिक असम्बली जो है तहलील हो जाती है। अब यहाँ आइन में ये होना चाहिए था कि जब इस तरह की कोई तहलील पेशा कोई अपना ज़ाती मफाद, पार्टी के मफादात, सियासी मफादात के तहत असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो गवर्नर को हालात का जायजा लिया जाए। अब खुद वज़ीर आला पंजाब फरमा रहे हैं कि जनाब मुल्क की अब सूबे की सूरत हाल बेहतर है, अमन ईमान बेहतर है, सूबाई असेंबली के इजलास जारी हैं, कानून साजी हो रही है, तरक्याती काम हो रहे हैं। इन हालात में जब आप असम्बलियाँ डिसॉल्व करें तो यहाँ गवर्नर को तो इख्तियार होना चाहिए कि जब आप खुद कंवर दिलशाद साहब, कतई कलामी माफ सर, कतई कलामी माफ, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूँ और हमारे नाजरीन भी ये बात समझना चाहते हैं कि इन केस अगर CM जो है वो एडवाइस देता है गवर्नर को कि आपको असेंबली तहलील करनी है, तो गवर्नर के पास कोई और ऑप्शन है नहीं कि उसको स्टे कर सके, रोक सके? कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन इस बहरहाल ऑप्शन तो खुद अगर पैदा करना चाहे तो वो ऑप्शन भी पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सर क्या ऑप्शन पैदा कर सकते हैं आइन और कानून को मद्देनजर? ये ऑप्शन दे सकते हैं कि जनाब ठीक है, आइन ने तो ऑप्शन नहीं दिया, आइन ने तो नहीं दिया, जिन्होंने आइन में जो सारी बनाए हैं उनका ये विजडम नहीं था कि 50 साल के बाद मुल्क की क्या सूरत हाल पैदा होनी है। जी सर, इंडिया में तो है, इंडिया में जब इस असेंबली डिसॉल्व करने के बारे में जब वज़ीर आला या वज़ीर आज़म एडवाइस भेजता है तो सदर पूछता है कि भी क्या मामले हैं,
آپ نے کیوں ایڈوائز کی ہے اسمبلی ڈیزالو کی جائے. جی اسی طرح یہ سارے تمام دنیا میں پوچھا جاتا ہے. ملکہ الزبتھ یا بادشاہ چارلس ہے پوچھ سکتا ہے وزیر اعظم سے اسمبلیاں کس بنا پر ڈیزالو کر رہے ہیں, کس بنیاد پر آپ تحلیل کر رہے ہیں. جی سر. لیکن ظاہر ہے سب کو دلائل ان کی مرضی ہے, پوچھیں یا نہ پوچھیں, لیکن قانون آئین میں تو درج ہے. اب یہاں یہ صورتحال اگر گورنر صاحب ان کو اسمبلی کو واپس اپنے ریمارک بھیجیں جی سر. کہ آپ کس بنا پر جو ہیں کہ آپ اپنے اسمبلیوں کے جو اپنے تحلیل کریں, جیسے کہ گورنر نے وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں لیا کہ جی میں تو آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتا وزیر اعلیٰ, یہ بھی آئین کی خلاف ورزی تھی. اس کو گورنر کو اختیار نہیں تھے کہ حلف نہ لے وزیر اعلیٰ سے, تو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان سمجھ گئے تھے کہ سیاسی سرگوش ہے, تو انہوں نے حکم جاری کیا کہ اگر گورنر حلف نہ لے تو پھر آپ صدر مملکت حلف لے لیں, اور وہ چناب رات کو 3 بجے حلف لیا. ٹھیک سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گنجائش ہونی چاہیے تھی لیکن اس وقت ہے نہیں. اچھا سر, اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو پھر الیکشن کمیشن پہ کیا پابندی عائد ہوتی ہے؟ کیا 90 ڈیز میں الیکشن کرانے ہیں یا پھر جنرل الیکشن کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچتا؟ آپ نہیں, اس پہ بڑے جو اس پہ الیکشن کمیشن پاکستان تو آئین کے آرٹیکل جو ہے 112 آتا ہے صوبائی اسمبلی کے حوالے سے, اور قومی اسمبلی کے حوالے سے آرٹیکل 224 آتا ہے. جی. لیکن الیکشن کمیشن پر پاکستان تو 90 دن میں انتخابات کرانے کا مجاز ہے, اور اسی لیے الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے اشارہ بھی دیا ہے کہ اگر یہ دونوں صوبوں کی اسمبلیوں کے 412 بنتے ہیں ممبران صوبائی اسمبلی, خواتین کو چھوڑے اگر ریزرو سیٹ ہے اس پر تو خرچہ نہیں آتا, لیکن یہ جو 412 جو ہیں یہ تو اس پر تو الیکشن کمیشن نے خود کہا ہے کہ جی 25 ارب روپیہ کا خرچ ہونے کے امکانات ہیں, کیونکہ ہر حلقے میں 7 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے. تو اب یہ اپنی ذہنی عیاشی کے لیے پرویز الہی صاحب 25 ارب روپیہ خرچ کرنا چاہتے ہیں, یا محمود خان 25 ارب روپیہ خرچ کرنا چاہتے ہیں, اور 6 مہینے کے بعد آپ کے ملک کے اندر جنرل الیکشن ہو جانے ہیں. یہ تو 5 سال کے لیے ہوں گے, یہ تو ان کے ذہن میں بات آ جانی چاہیے, یہ 5 سال کے لیے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ضمنی انتخابات کا نہیں ہے, یہ ہے. تو سر قمر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ جنرل الیکشن ہو, اور اس پہ دوبارہ الیکشن بہت مشکل نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مشکل تو بات ابھی وفاقی حکومت بھی اس پر غور و خوض کر رہی ہے کہ ہمارے پاس وزارت خزانہ کے پاس 25 ارب روپے ہیں کہ نہیں. اگر آئی ایم ایف نے رکاوٹ ڈال دی, آئی ایم ایف کہے کہ کیا آپ یہ سیاسی طور پر کیا ڈرامے بازی کر رہے ہیں, آپ 6 مہینے کے بعد ملک میں الیکشن ہونے ہیں, تو آپ یہ 25 ارب روپے کیوں خرچ کرتے؟ وہ کنٹرول تو آئی ایم ایف کا ہے نا ہمارے اوپر پاکستان کا. انہیں پتہ ہے کہ نہائی قیادت ہے, کرفٹ کا قیادت ہے, ان کے اوپر آئی ایم ایف ہی پاکستان کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے. ویسے آپ کو جو بہت ہی برا بلا کہیں, وہ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. یا حکومت پاکستان کے اوپر بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر یہ بچنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے, اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں, کچھ گورنر صاحب بھی مجبور ہیں, تو پھر حکومت کے پاس ایک آپشن رہ جاتا ہے. حکومت کے پاس آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ فوری طور پر ملک کے اندر معاشی ایمرجنسی نافذ کر دیں آرٹیکل 232 کے تحت. جب معاشی ایمرجنسی لگا دیں گے تو تمام کام ختم ہو جائیں گے, پھر آپ کے الیکشن بھی نہیں ہونے, اور اس کے بعد کہیں گے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, رقم نہیں ہے. قمر دل شاہ صاحب, آپ بڑے سینئر لا کو بھی دیکھتے ہیں اور الیکشن کمیشن میں آپ کا بڑا اچھا کردار بھی رہا ہے اور آپ کی بڑی گہری نظر بھی ہے ملکی پولیٹکس پہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جہاں اپوزیشن لیڈر ہوں اور اب عمران خان اسمبلیوں کے باہر حکومت کو اتنا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, تو یہ معاشی ایمرجنسی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس صورتحال میں شہباز شریف کے پاس اتنا ہے کہ وہ معاشی ایمرجنسی لگا سکتے ہیں؟ معاشی ایمرجنسی لگائے تو عمران خان کیا کر لیں گے؟ عمران خان کے پاس, عمران خان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا 26 نومبر کو جب انہوں نے پنڈی میں لانگ مارچ کیا, جو 15-20 ہزار سے زیادہ اجتماع اکٹھا نہیں کر سکے. انہیں لگ گیا پتا کہ میری کیا حیثیت ہے, لیکن وہ بہرحال اگر وہ ایمرجنسی وہ لگا دیں, شہباز شریف صاحب اپنے وہ تو لگا سکتے ہیں, آرٹیکل 232 کی اجازت دیتا ہے, اور اس کے بعد وہ ایمرجنسی لگا دیں. تمام ہمارے معاشی ماہرین جو ہے, ماما مفتاح اسماعیل, وہ تمام معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کے بہت قریب جا چکا ہے. ان حالات کو بچنے کے لیے وہ معاشی طور پر ایمرجنسی لگا دے گا تو پھر یہ الیکشن کا جو ہے یہ نہیں ہوگا, اور یہ 3 مہینے تک کی گنجائش ہے وفاقی حکومت کو, اور 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر الیکشن کس پاکستان کہے گا بھی جون میں تو ویسے بجٹ کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہیں, تو ہم اس کو جنرل الیکشن کے ساتھ ہی جو ہے اس کو منتقل کر دیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس یہ ایک آپشن ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ حکومت اس آپشن کو
कैसे इस्तेमाल करती है। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, एक और बहस चल रहा है, जो लॉ नोइंग हैं वो इस पर बहस कर रहे हैं कि ड्यूरिंग असेंबली सेशन वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो जमा नहीं हो सकती। क्या वाकई ऐसा है या ड्यूरिंग सेशन जो है वो जमा हो सकती है, कोई मसला नहीं है इसमें? नहीं, मैंने इस पर आइन की आर्टिकल 112 जो है, जहाँ गवर्नर का सिलसिला शुरू होता है जी, वो आर्टिकल जो मैंने सारे आर्टिकल 101 से लेकर तमाम 112 से लेकर 130 तक सारा मैंने आर्टिकल पढ़ा है। मैंने पहली दफा, मैं पहले कभी मैं आर्टिकल नहीं पढ़ता कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हमने कौन सा नशल में जी, तो। लेकिन बहरहाल हमने पब्लिक की रहनुमाई के लिए तमाम आर्टिकल का जायजा लिया। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ जी, कि भाई आपने सूबाई असेंबली का इजलास हो रहा है तो आप तहरीक एतमाद नहीं पेश कर सकते। सिर्फ एक मामला होता है कि अगर बजट चल रहा है, बजट का सेशन है, तो बजट के सेशन में तहरीक एतमाद पेश नहीं की जा सकती जब तक बजट पास नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ कोई ऐसी दस्तूर नहीं है, ऐसा कानून नहीं है भाई अब ये सूबाई असेंबली का इजलास जारी है, ये तहरीक एतमाद भी पेश कर सकते हैं, गवर्नर एतमाद का वोट लेने का भी कह सकते हैं, और जब कोई सूबाई असेंबली का इजलास जारी हो तो गवर्नर राज भी दावत हो सकता है। इसमें कहीं आईन ने इसके बारे में कोई कदगन नहीं लगाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आपने बड़े तफसीली तौर पे हमें आगाह किया कि इन केस अगर सूबाई असम्बलियाँ, दो मुल्क की दो बड़ी सूबाई असम्बलियाँ हैं, पंजाब और KPK की दो सूबाई असम्बली अगर तहलील की जाती हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन है, और इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत के पास आप क्या ऑप्शन बचते हैं। और फिर आपने जिक्र किया कि माशी एमरजेंसी का वज़ीर आज़म के पास आइनी तौर पर यह अख्तियार है कि वो इस सूरत हाल में माशी एमरजेंसी नाफिज कर लें, और वो माशी एमरजेंसी भी 3 महीने के लिए हो। तो फिर ये हो सकता है कि 3 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास ये जवाज़ बनता है कि अब क्योंकि जनरल इलेक्शन बहुत करीब है, इसलिए दोबारा इन्हीं हलकों पे इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। नाज़रीन, तफसीली तौर पर कंवर दिलशाद साहब जो को ओपिनियन हो, जो को उन जो नुक़्ता नज़र हो, ऐं को माहिराना नुक़्ता नज़र हो, वो तव्हां ॿुधो। हाणे ॾिसणो इहो आहे त हुकूमत छा मुआशी एमरजेंसी ते गौर फ़िक्र कंदी, ॿियो इन खां वॾो त छा वाकई तहरीक इंसाफ़ ऐं उन जा इतिहादी मुल्क जूं 2 वॾियूं सूबाई असम्बलियुनि खे टोड़ण लाइ एॾो संजीदा आहिनि, या इहो फ़क़ति हिकिड़ी सियासी चाल आहे, सियासी पतो आहे जीअं हुकूमत खे टफ टाइम ॾेई सघिजे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त इहो कॾहिं थो मुमकिन थी सघे, असम्बलियूं टुटनि थियूं पयूं या वज़ीर आला जे ख़िलाफ़ अदम एतमाद थियो अचे, इहो त वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थी थो पइजे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।